स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल झारखंड शिक्षा में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फिजिक्स, जो आपका आने वाले पॉलिटेक्निक एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस किया जाए जो हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल में नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा। पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम याद रखिए 30 अप्रैल को एग्ज़ाम है और आपका 30 अप्रैल को एग्ज़ाम है और 26 अप्रैल को आपका क्या होगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा। और आज 22 अप्रैल हो चुका है, तो यहाँ पे आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये हर साल ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट होता है, यानी हर बार पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो देख लीजिए 1 किलोवाट घंटा लिखना है हमको। किलो का हम लोग 1000 लिखेंगे और वाट से हमको मतलब नहीं है, यहाँ हम लोग सेकंड में चेंज कर लेंगे 1 घंटे को, तो 3600। तो यहाँ आ जाएगा आपका 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल, ठीक है। चलिए इसी प्रकार चलते हैं दूसरा नंबर सवाल में। डायनमो का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित विद्युत पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, या इनमें से कोई नहीं। तो डायनमो का सिद्धांत यानी डायनमो का सिद्धांत किस पे उपलब्ध आपका बनता है, किस पे आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, उसमें जो भी एसआई मात्रक आता है उसको जरूर से जरूर आप लोग पढ़ लें, ठीक है। एसआई मात्रक को जरूर से जरूर पढ़कर जाएं, ठीक है, क्योंकि एसआई यूनिट से सवाल आपका जरूर बनता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है, वेबर, टेस्ला, फैराडे, या इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, टेस्ला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं, चौथा नंबर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो फैराडे ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, या एम्पियर। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो फैराडे ने। किसने की थी, तो फैराडे ने, ठीक है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इंग्लिश में बोला जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ही हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं, पांचवा नंबर सवाल। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक, वहां पे क्या था, चुंबकीय क्षेत्र का, यहाँ चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक यहाँ पे आप लिखिएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला सवाल में। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। किससे हम लोग जो आपका जो बल लगता है, फोर्स लगता है, उससे किससे निकालते हैं, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात करते हैं वो फ्लेमिंग की वाम हस्त नियम से, यानी बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। जैसे अंगूठा रहता है, एक आपका ए फिंगर रहेगा, एक यहाँ बीच वाला रहेगा, ये तीन आपका 90 डिग्री पे बनता है और यही आपका दर्शाता है ये आपका फोर्स, ये फील्ड, ये करंट, ठीक है। ये तीन चीज़ रहता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो देखिए क्षण चुंबक के अंदर पूछा गया, ना कि बाहर पूछा गया। ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ होती है, क्षण चुंबक के अंदर और क्षण चुंबक के बाहर। तो क्षण चुंबक को समझ लीजिए कि ये आपका क्षण चुंबक है, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो यहाँ से शुरू होगा और साउथ में क्या करेगा, इंटर करेगा, और ये डायरेक्शन है, लेकिन जब ये आएगा तो अंदर से तो साउथ से नॉर्थ जाएगा, यानी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर अंदर में। अगर बाहर पूछेगा तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण में, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 7 का बी हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव का। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, ऑक्सीजन, NH3 यानी अमोनिया, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, या N2 नाइट्रोजन गैस। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सभी को पता है कि CO2 गैस आपका क्या करता है, काम करता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग चलेंगे।
9वां नंबर सवाल में सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? तो आपका नाभिकीय संलयन। क्या? नाभिकीय संलयन। चलिए 10वां नंबर, पवन विद्युत जनित्र में, यानी आपका जो विंड एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम क्या होनी चाहिए? तो कितनी होती है और कम से कम क्या होनी चाहिए? तो आपका उत्तर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितना? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? सबसे प्रत्यक्ष और विशाल, तो कोयला तो कभी भी खत्म हो सकता है, बिजली भी खत्म घट जाती है, बढ़ जाती है, बनना बंद हो जाएगा तो बिजली नहीं मिलेगी। परमाणु बम भी हम लोग कुछ बनाते। सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? विशालतम स्रोत है। ठीक है, सूर्य क्या है? विशालतम स्रोत है। ये हम लोग इसके बारे में नहीं जानते कि कब खत्म होगा, लेकिन ये अनंत काल तक चलेगा। तो सबसे अधिक यही है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण, तो जीवाश्म ईंधन यानी कि आपका जो भी पेड़ पौधा से बना हुआ, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग जीवाश्म ईंधन। तो उदाहरण कौन सा है इसमें से? आपका जीवाश्म ईंधन का उदाहरण हो जाएगा आपका कोयला, लकड़ी और गोबर गैस। तो सभी, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देखिए आप भी इस जो हम आपके लिए लाते हैं पीडीएफ से पढ़ाते हैं, तो जो भी क्वेश्चन डिस्कस करें आप भी देखिए कि हमसे पहले कितना बन पा रहा है। तो आपकी तैयारी को भी जांच होती रहेगी कि किस प्रकार आप तैयारी चल रही है। ठीक है, तो सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी सौर सेल जो बनाते हैं, प्लेट जो बनती है, यानी कि सोलर प्लेट जो बनता है, तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है? लोहा का, चांदी का, तांबा का या सिलिकॉन का? तो याद रखिए सिलिकॉन का यूज करते हैं। अगला सवाल 14वां नंबर, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? या हम लोग बनाते हैं या बनाकर दिखाते हैं। तो मानव नेत्र कहाँ बनाती है? तो कॉर्निया पे, परितारिका पे, पुतली पे या रेटिना या दृष्टिपटल? तो यहाँ पे आपको सीधा सीधी आंसर रखना है रेटिना, या रेटिना के अलावा कहीं भी आपका प्रतिबिंब नहीं बनता। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों का टिमटिमाना व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपरिवर्तन के सिद्धांत, प्रकीर्णन के सिद्धांत, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं? तो अपरिवर्तन का सिद्धांत। क्या होता है? अपरिवर्तन का सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं, हम लोग 16वां नंबर में आ गए हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस का जो फोकस दूरी अगर अधिक हो जाएगा तो उससे क्या दोष होगा? तो आपका दूरदृष्टि दोष होगा। दूरदृष्टि दोष होगा। क्या होगा? दूरदृष्टि दोष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, तो सबसे अधिक विचलित कौन होता है? तो याद रखिए आपका जो प्रिज्म है, जैसे ये प्रिज्म बना रहता है, यहाँ से लाइट पास करते हैं और यहाँ से 7 रंगों में ये विभाजित हो जाती है। ठीक है, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा कौन होता है? भी से वायलेट, यानी बैंगनी। ठीक है, और सबसे कम यहाँ रेड होता है, रेड। ठीक है, सबसे कम रेड, लाल यानी, ठीक है, और सबसे ज़्यादा विचलित कौन करता है? तो बैंगनी यानी वायलेट। तो चलिए 18 नंबर में देख लेते हैं। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है। तो निकट बिंदु तो सभी को पता है कि 25 सेंटीमीटर, लेकिन दूर बिंदु क्या है? कोई भी इसका फिक्स वैल्यू नहीं है, ये क्या है? अनंत है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 18 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 19वां नंबर सवाल चलेंगे। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। यानी जो हम लोग करते हैं कि आँख को छोटा बड़ा करते रहते हैं, वो किसके कारण होता है? पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सीलियरी पेशियों द्वारा या आइरिस द्वारा? तो ये आपका होता है सीलियरी पेशियों द्वारा, यानी 19 का सी। चलिए 20वां नंबर सवाल देख लेते हैं।
किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के अगर आगे बन जाता है, तो आगे बन जाने का मतलब है निकट दृष्टि दोष। दूर बन रहा था तो क्या था, दूर दृष्टि दोष, सामने बना तो निकट दृष्टि दोष। आगे हम लोग देख लेते हैं 21वां नंबर सवाल। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, नीला, उजला, लाल या काला। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश यानी आकाश जो है आपका कैसा प्रतीत होता है, तो काला प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है एटमॉस्फेयर है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। किसके बाद 22वां नंबर। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। दृश्य प्रकाश में सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए 23वां नंबर। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपरावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या इनमें से कोई नहीं। तो 23 का सी हो जाएगा, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जो आपका वर्ण विक्षेपण हुआ ना, ये टूटा ना, तो वहाँ ये ट्रायंगल या प्रिज्म के जगह पे वहाँ क्या होता है, बारिश की बूंदों से वहाँ पे लाइट पास होता है। कहाँ से होता है, बारिश की बूंदों से। तो अगला सवाल देख लेते हैं 24 नंबर। नेत्र गोलक का व्यास यानी आँख का जो गोलक होता है उसका व्यास का मतलब हो गया डायमीटर। डायमीटर कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर। तो वो आपका हो जाता है कितना, तो 2.3 सेंटीमीटर। ये सब क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट याद कीजिए, इसमें कोई ज़रूरत नहीं याद कुछ भी समझने का क्या नहीं है, डायरेक्ट याद कर लीजिए कि ये होता ही है, ठीक है, रट्टा मार लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 25वां नंबर, और इस वीडियो का ये आखिरी सवाल है, और इसके बाद हम लोग और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। पुतली की साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है, परितारिका, अभिनेत्र लेंस, नेत्रपटल या रेटिना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग परितारिका बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।